दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, लेकिन इसमें जो टर्म्स आप यूज़ करोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट है। इस तरह की जो टर्म्स है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। उनको अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। देखो, ग्रोथ वो होती है जब मेरा जिस्म फिजिकली बढ़ रहा है। जैसे 5 साल पहले मैं 4 फीट का था, आज मैं 5 फीट का हूँ। 5 साल पहले मैं 40 किलो का था, आज मैं 50 किलो का हूँ। तो मैं ग्रो हो रहा हूँ ना, मेरी बॉडी फिजिकली ग्रो हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट होता है साइकोलॉजिकल, यहाँ पर आप मैच्योर बनते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत छोटे थे तब आप पढ़ते थे 2 1 2, 2 2 4, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग्स फुल। यही तो पढ़ते थे ना, लेकिन आज तो आप गजब कर रहे हो, शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ रहे हो। तो ये होता है डेवलपमेंट। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लेकिन अगर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा एमबीबीएस का कोर्स तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। अभी अगर आप पीएचडी का पढ़ोगे समझ में ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ आपका। लेकिन जो चीज़ें आज आप पढ़ रहे हो, अगर आपको मान लो सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में पढ़ाई जाती तब भी आपके समझ में नहीं आती, क्योंकि तब आपका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बात आ रही है समझ में? तो ग्रोथ क्या है? फिजिकल है। आपकी बॉडी बढ़ रही है। आप 20 22 इंच के पैदा हुए थे, फिर 1 फीट के हुए, 2 फीट के, 4 फीट के, अब 5 5.5 6 फीट तक जाओगे। ग्रोथ में ना क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब है कि आप उसको काउंट कर लो, आप उसको मेजर कर लो। जैसे 4 फीट से 5 फीट के हुए, आप उसको मेजर कर लोगे कि 1 फीट मेरी हाइट बढ़ी। 40 किलो से अगर 50 किलो के हुए तो आपको पता लग गया कि मेरा 10 किलो वजन बढ़ा है। लेकिन डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ पर मैच्योरिटी आती है, आप ज़्यादा समझदार होते हो। और इसको आप नाप नहीं सकते। कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं है जो नाप के बता सके कि आप ज़्यादा मैच्योर हो गए। तो ये दोनों टर्म्स आपको यूज़ करनी है अपने आंसर में, क्वांटिटेटिव चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस। चलो फटाफट से आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। 4 डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, 3 ही याद करने हैं। ग्रोथ जो होती है ना वो प्योरली फिजिकल टर्म होती है। यहाँ पर आपका साइज बढ़ेगा, आपकी लेंथ बढ़ेगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल चेंजेस होते हैं। आपका पूरा करेक्टर बदल रहा है, आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, एक नए इंसान बन रहे हो आप। जैसे अगर आप 10 साल के थे तो एक अलग इंसान थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए ना आपके अंदर, अलग तरह से बिहेव करते हो, अलग तरह से सोचते हो। तो डेवलपमेंट जो होता है उसमें ओवरऑल चेंजेस आते हैं। उसमें आपका स्ट्रक्चर भी बदलेगा, आपकी शेप भी बदलेगी, आप अलग तरह से दिखाई दोगे। और आपका जो करेक्टर है ना वो भी बदलेगा, आपकी मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी आपके अंदर, ज़्यादा समझ आएगी। और उस समझ की वजह से आप बेहतर तरह से फंक्शन कर पाओगे। जैसे जब बच्चा 2 3 साल का होता है ना, तो उसे नहीं पता होता है कि चाकू कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जब बच्चा 13 14 15 साल का होता है तो उसे नहीं पता होता है कि गाड़ी तेज़ चलाने से उसका कितना नुकसान हो सकता है, सिगरेट से कितना नुकसान होता है। जब बच्चा 20 22 साल का होता है तो उसे रिश्तों की अहमियत नहीं पता होती, उसे नहीं पता होता है कि जो रिलेशंस हैं, जो माँ बाप हैं, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो धीरे धीरे लाइफ में हर स्टेज के ऊपर समझ आती है, डेवलपमेंट होता है आपका। और आप हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रोथ जो है ना वो एक एक्सपेक्ट है डेवलपमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपको डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो एमबीबीएस के इतने बड़े सफ़र में, इतने बड़े करियर में आप अभी कहाँ हो? 10th क्लास पर हो। तो क्लास 10th जो है ना आपकी, वो एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है आपके इतने बड़े करियर का। बिल्कुल वैसे ही जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत बड़ा है। और उस डेवलपमेंट में एक छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट क्या है? ग्रोथ का है। जिस तरह से एमबीबीएस के बड़े से करियर में छोटा सा पार्ट आपकी क्लास 10th का है, बिल्कुल वैसे ही डेवलपमेंट में एक छोटा सा पार्ट ग्रोथ का होता है। और डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मतलब बहुत बड़ी टर्म है। तीसरा पॉइंट ये है कि ग्रोथ जो होती है ना वो एक टाइम के बाद में रुक जाती है। भाई आज मैं 25 साल का हूँ, 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं बढ़ते ही रहूँगा, बढ़ते ही रहूँगा, बढ़ते ही रहूँगा। एक टाइम के बाद में मेरी हाइट रुक गई। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ना वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। हम जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं। अगर मैं 35 40 45 65 साल का बुढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तब भी मुझे ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखा देगी। मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कोई गलती करी है, और कुछ ना कुछ मैं 65 साल 70 साल के बुढ़े में भी सीख जाऊंगा।
अब देखो जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है कि ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट को लेकर आए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन दिमाग से बच्चे ही रहते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता नहीं बढ़ पाती। बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बॉडी बढ़ रही है, आदमी दिखाई दे रहा है वो, लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो बच्चों वाला ही है। तो ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट को लेकर आए, और बिल्कुल ऐसे डेवलपमेंट भी पॉसिबल है ग्रोथ के बिना। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बच्चे के बच्चे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। जैसे मैं एक ड्रामा देखता था पहले, और वो बोना, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, हाथ पैर उसके सब छोटे छोटे से ही हैं, लेकिन दिमाग इतना था ना उसमें, सबसे ज़्यादा स्मार्ट करेक्टर दिखाया पूरे ड्रामा में। ठीक है, बात आ रही है समझ में? बॉडी आपकी बड़ी हो सकती है लेकिन दिमाग से आप पैदल और बच्चे ही रह सकते हो। दूसरी तरफ आपकी बॉडी तो बच्चे वाली रहेगी, बोने रह जाओगे आप, लेकिन दिमाग से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो, दिमाग से डेवलप हो सकते हो। दोनों तरह की संभावना है। अब हमें पढ़ना है कि डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ग्रोथ और डेवलपमेंट की ये सारी स्टेजेस को बनाया गया है। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज, जो कि बच्चे के पैदा होने से 5 साल तक चलती है। उसके बाद में चाइल्डहुड स्टेज आएगी जो 5 से 12 तक चलेगी। एडोलसेंस आएगी जो 12 से 19 चलेगी। फिर अडल्टहुड आएगी जो 19 से 60 साल चलती है, और 60 साल के बाद में ओल्ड एज है। इन स्टेजेस को पढ़ाने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्री नेटल स्टेज के बारे में, जो कि कॉन्सेप्शन से बर्थ तक होती है। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और प्रेगनेंसी होती है। देखो इसमें सबसे पहले होती है जाइगोट स्टेज। ये सबसे पहली स्टेज होती है जहाँ पे स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद में आती है एम्ब्रियो स्टेज। ये स्टेज प्रेगनेंसी में 8 हफ्तों तक चलती है। जब प्रेगनेंसी को 8 हफ्ते हो जाते हैं तो एम्ब्रियो स्टेज ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में आती है फीटस स्टेज। ये स्टेज प्रेगनेंसी के 9th वीक से स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक बेबी पैदा ना हो जाए। इस स्टेज में ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और माँ को बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर चेकअप कराने चाहिए और खुश रहना चाहिए। अब देखो जो पहली स्टेज है ना उसको भी 2 जगह पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है अर्ली इन्फेंसी, जो कि बच्चे के पैदा होने से 1 साल तक चलती है। इसमें मोटर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। मोटर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन कर लो। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपने मसल्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप उन्हें हिला पा रहे हो। जैसे मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, अपने नेक को हिला सकता हूँ, अपनी टांगे हिला सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही बच्चा जो होता है ना वो मूवमेंट को सीखता है, अपने नेक को मूव करेगा, अपनी टांगों को मूव करेगा। लेकिन इस स्टेज में उसके पास में कोई कंट्रोल नहीं होता। वो सीख तो जाता है कि कैसे गर्दन को इधर उधर करना है, लेकिन उसके पास में कोई कंट्रोल नहीं होता। और इस स्टेज में फाइन मोटर डेवलपमेंट मिसिंग होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले आप ये देखो कि इस स्टेज में बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है 30 मिनट की। वो क्रॉलिंग करेगा, रेंगेगा, सिटिंग करेगा, बैठेगा, और उसको थोड़ा सा हाथ से सहारा दे के खड़ा भी कर सकते हैं। 14 से 16 घंटे की नींद चाहिए उसको। और पेरेंट्स शुड प्रोवाइड हेल्थी डाइट एंड क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। ये पॉइंट तो आप सभी जगह पे लिख सकते हो। वैक्सीन्स वगैरह, टीकाकरण होना चाहिए, टीका वगैरह लगना चाहिए इस स्टेज में बच्चे की। इसके बाद में आता है 1 से 5 साल की स्टेज। यहाँ पर जो मेन कंसर्न होता है ना वो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है जो लार्ज मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। जैसे जब हम चलते हैं, भागते हैं, उछल कूद करते हैं, तो जो बड़ी मसल्स हैं ना वो काम में आती हैं। पेरेंट्स को हेल्दी डाइट देनी चाहिए और प्लेफुल एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो खेल कूद कर अपने मसल्स को डेवलप कर सकें। फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए 1 से 2 घंटे की, और जो बच्चा है वो 12 से 14 घंटे सोना चाहिए, मज़े ही मज़े। प्रॉपर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन मतलब जो टीका लगता है। उसके बाद चाइल्डहुड को भी 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहले आता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 5 से 9 साल तक चलता है। इस स्टेज में जो मेन कंसर्न आता है ना वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का भी है और फाइन मोटर डेवलपमेंट का भी है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब तो आप समझ ही चुके हो, जो बड़े मसल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट। और फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है जो छोटे मसल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप राइटिंग कर रहे हो। अब राइटिंग में तो आपको बड़े मसल की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शर्ट का बटन खोल रहे हो, वहाँ पर तो आपको छोटा मसल ही काम में आएगा ना। आप सुई पिरो रहे हो, आप कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, वहाँ पे छोटे छोटे मसल्स काम में आते हैं। 2 से 3 घंटे की आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि इस स्टेज में आपके न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक साथ काम कर रही है। जैसे मान लो कोई बॉल आई आपकी तरफ बहुत ज़ोर से, अब आप सोच नहीं रहे खड़े हुए
कि बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, बॉल आ रही है। एकदम से आपने सोचा और एक्शन लिया। तो आपके माइंड का और आपकी बॉडी का जो कनेक्शन है ना, वो उसके डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और आपकी डेवलप हो सके एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब है आपके हार्ट की, आपके लंग्स की कैपेसिटी, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से ऑक्सीजन को यूज़ कर सके। जैसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भागेंगे और उनका सांस फूलने लगे, हाफने लगेंगे वो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। उनका हार्ट, उनका लंग बहुत जल्दी थक जाता है। 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए, मज़े ही मज़े। उसके बाद में आती है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 9 से 12 साल चलेगी। इस स्टेज में भी ग्रॉस और फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। कभी आपने नोटिस करा है जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है तो उससे ठीक से लिखा नहीं जाता, बहुत गंदी उसकी हैंडराइटिंग होती है, एक सीधी लाइन भी ड्रॉ नहीं होगी उससे। और फिर धीरे धीरे उसकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होना शुरू होती है, क्योंकि फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, जो छोटे छोटे मसल्स हैं ना वो डेवलप हो रहे हैं। तो 9 से 12 की एज में भी आपका ग्रॉस डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों होगा। इस स्टेज में आप अपने नए नए दोस्तों को बनाओगे, नए नए बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, आपकी हैबिट्स फॉर्म होंगी। और क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट लो। आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करो, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे ताकि आपका एंड्योरेंस बिल्ड हो सके। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आप ज़्यादा फिजिकल वर्क कर सको और थको नहीं। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आए आपके अंदर। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने अच्छी तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हो, आपके मूवमेंट कितनी ज़्यादा स्मूथ है। आप भाग रहे हो तो आप भागते भागते गिर नहीं रहे हो। 9 से 11 घंटे की नींद चाहिए, मज़े ही मज़े। उसके बाद में आता है एडोलसेंस, जो कि 12 से 19 साल तक चलता है। ये एज ना बहुत नाजुक होती है। डेलिकेट का मतलब होता है बड़ा नाजुक। इस उम्र में बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बिगड़ते और सुधरते इसी एज में हैं। फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इस उम्र में बच्चों के। अच्छी डाइट देनी चाहिए बच्चों को ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें। और इस उम्र में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनकी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो सकें और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा जागती है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर यूज़ ऑफ फाइनेंसेस, बच्चों को सिखाना चाहिए कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सही जगह पे खर्च करना ज़रूरी है। इस एज में ऑल मोटर कंपोनेंट्स आपकी डेवलप करनी ज़रूरी होती हैं। 3 से 4 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है और हर तरह का गेम, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपकी हेल्प करेंगी इस स्टेज में। कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। इसके बाद आती है अडल्टहुड स्टेज, जो कि 19 से 65 ईयर्स के बीच में होती है और इसको आप 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। पहला फेज़ होता है यूथ स्टेज का, जो 19 से 35 साल के बीच में होती है। दोस्तों, यूथ स्टेज में ना इंसान अपने पीक पर होता है, अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच चुका होता है और हर तरह की परेशानी के लिए तैयार होता है। इस स्टेज में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में। जो लड़के होते हैं उनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उन्हें बिज़नेस करना होता है या कोई अच्छी जॉब ढूंढनी पड़ती है। जो लड़कियां होती हैं उनकी भी शादी हो जाती है और प्रेगनेंसी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसके बाद में जो अडल्ट स्टेज आती है ना, 35 से 65 साल के बीच में, यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पर आपकी बॉडी फुली ग्रो हो चुकी है और डेवलपमेंट भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कुछ ना कुछ आप इस स्टेज में भी सीखोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होते हो, आपको बहुत सारी ठोकर लग चुकी होती हैं, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं आपके साथ में। आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है हेरेडिटी। दोस्तों, अगर कोई इंसान लंबा है ना, तो उसके माँ बाप भी लंबे होंगे। या तो उसके पापा लंबे होंगे या उसकी मम्मी लंबी होंगी। अगर किसी की हाइट छोटी रहेगी तो उसके माँ बाप की हाइट भी छोटी होगी। अगर किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, काला है या सांवला है, तो उसके माँ बाप भी काले या सांवले होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी के माँ बाप को डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बच्चे को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आए फ्यूचर में, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम आए। तो हम कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे पूर्वजों के ऊपर, हेरेडिटी के ऊपर। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, वेट कितना होगा आपका, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आँखों का कलर कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं हेरेडिटी से। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट का। देखो, कोई बच्चा है जो दिल्ली एनसीआर में पला बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर, और छोटे छोटे से फ्लैट्स में रहते हैं, धूप नहीं आती,
तो अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत साफ़ है, हवा साफ़ है, पानी साफ़ है, आप जो खाना खा रहे हो वो साफ़ है, तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है जेंडर। मर्द और औरत की बॉडी अलग अलग होती है। मर्द जो होते हैं औरत के कंपैरिजन में जनरली ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी बॉडी हैवियर होती है, भारी होती है। मर्दों की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं, उनके पास में ज़्यादा स्पीड होती है। जबकि जो फीमेल्स होती है ना, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लचक ज़्यादा होती है। मर्दों की जो स्किन होती है ना वो ज़्यादा हार्ड होती है, डार्क कलर होता है ज़्यादा उसका। औरतों की स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है। अगला फैक्टर है न्यूट्रिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपकी बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा, तो आपकी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, सीधी सीधी बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एडुकेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। लेकिन अगर कैलोरीज आपने ज़्यादा कर ली और कैलोरीज का जो सोर्स है वो ख़राब है, फास्ट फूड से आपकी कैलोरीज आ रही हैं, तो आप मोटे हो जाओगे। तो डिपेंड करता है कि कैलोरीज आप कहाँ से ले रहे हो, आपका जो न्यूट्रिशन आ रहा है कहाँ से आ रहा है। अगर आपकी बैलेंस डाइट होगी तो बहुत अच्छी बॉडी ग्रो करेगी। अगर अनबैलेंस डाइट होगी, मेल न्यूट्रिशन होगा, तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट फैक्टर है हेल्थ प्रॉब्लम्स का। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप से ही प्रॉब्लम मिल जाती है, डिजीज़ मिल जाती हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है जो पैदा होते ही डायबिटिक होता है, वो पैदा होते ही उसके इंसुलिन लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। एज बहुत बड़ा फैक्टर है। जो ग्रो आप इस उम्र में कर सकते हो ना, टीनेजर हो अभी आप लोग, 12-13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में जो ग्रो कर लोगे, वो 34-35-36 की उम्र में नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इंटॉक्सिकेंट्स भी एक फैक्टर है। अगर कोई बच्चा ड्रग्स लेता है, शराब पीता है या स्मोकिंग करता है, तो ये जो नशे हैं ना, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देते हैं। इसके अलावा एक फैक्टर पोस्चर का भी है, जिसकी बात कहीं पर नहीं होती। पोस्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपने अपने कंधों को झुका रखा है, गर्दन को झुका रखा है, आपके जो शोल्डर्स हैं वो राउंडेड हैं, तो एक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा आपके माइंड को, सही तरह से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी आपके माइंड में। इसी वजह से कहते हैं कि एकदम तन कर, एकदम जो पोस्चर है ना आपका, अच्छा होना चाहिए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या नीड्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेस को। फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो 12 साल की उम्र से पहले पहले लड़का हो या लड़की हो, वो एक जैसा दिखता है ऑलमोस्ट, ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो अडोलेसेंस की एज होती है 13 साल से 19 साल की उम्र में, यहाँ पर बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं फिजिकली। और जो जेंडर होता है ना, लड़का और लड़की का, वो अलग होने लगता है। लड़कों के दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, पिंपल्स आते हैं चेहरे के ऊपर, और लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। एडोलेसेंट बच्चे को गुड डाइट चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, और वो हैवी फिजिकल वर्कआउट कर सकता है। और उसको हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाइजीनिक हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर अपने आंसर्स में लिख कर आना। इसके बाद में है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल चेंजेस। बच्चा अभी तक सही और गलत को नहीं पहचान पाता इस एज में। इंटेलिजेंस तो बढ़ रहा होता है, बच्चे को नॉलेज तो आ रही होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है ना, वो मिसिंग होती है, क्योंकि उनके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। और इस उम्र में बच्चे अपनी गलतियों को भी छुपाते हैं। कहीं से गाड़ी वाड़ी पे, स्कूटी पे से गिर कर आ जाएंगे, कहेंगे कि मैं तो जीने पर से गिर गया था। अच्छा, इस उम्र में ना बच्चों को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। जैसे बचपन में तो हम कह देते हैं कि बेटा दूध पियो, नहीं तो तुम्हें चुड़ैल उठा के ले जाएगी, भूत उठा के ले जाएगा। लेकिन आपकी जो एज है ना टीनेजर की, वहाँ पर बच्चा इस तरह की बातें नहीं मानेगा। उनको आपको लॉजिकली बताना पड़ेगा कि बेटा दूध पियो ताकि तुम्हें कैल्शियम मिले, तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत हों। समझ में आ रहा है आपको? वो एजुकेट होंगे, उनको मॉरल वैल्यूज़ मिलेंगी, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से पॉजिटिव बिहेवियर मिलेगा, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस लेकर आती हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस के अलावा इमोशनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये जो इमोशंस होते हैं ना, कभी कभी ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। टीनेजर का जो एटीट्यूड होता है बहुत ही एग्रेसिव होता है, लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो ऐसी एज में जहाँ उनका गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है, उन्हें ऐसी हैबिट सिखानी चाहिए जहाँ पर उनका मॉरल और करेक्टर डेवलपमेंट हो। उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस देनी चाहिए कि बेटा ध्यान लगाओ, मन शांत करो, ताकि गुस्सा उनका कंट्रोल हो सके, इमोशंस कंट्रोल हो सकें। इस उम्र में बच्चे बहुत ऑब्जर्विंग होते हैं, तो उनको प्रॉपर अटेंशन चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। उन्हें समझना पड़ता है कि फैमिली की क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं। इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए बच्चों को, और अपने इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसको सही तरह से बताएं, बदतमीज़ी ना करें।
इसके अलावा सोशल चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर, जो बच्चे हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स की कंपनी। और इसी उम्र में जो फैमिली की अटैचमेंट होती है वो कम होने लगती है, फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है, फैमिली की इंपॉर्टेंस कम होने लगती है। और ऐसी सिचुएशन में माँ बाप को ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे वो अपने बच्चों के दोस्त हैं। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एडोलसेंस की, फटाफट। सबसे पहली प्रॉब्लम, नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है, एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, वायलेंट बिहेवियर रहता है, लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं हर टाइम। ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपनी मिस्टेक्स को छुपाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ पता लग गया है और हमारे जो माँ बाप हैं वो बहुत आउटडेटेड हैं, हम जानते हैं सब कुछ, हमें पता है। और अगर कोई गलती करेंगे तो छुपाएंगे उसको, बताएंगे नहीं। बच्चे इस उम्र में अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। और ऐसे में कई बार वो क्या करते हैं, गलत गलत दोस्त बना लेते हैं, और फिर जो गलत दोस्तों की गलत हैबिट्स होती हैं वो उनमें भी आने लगती हैं। बच्चे इस उम्र में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, गॉसिप करते हैं फालतू की, और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, गाने सुनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नशों की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स को यूज़ करने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। और अक्सर ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके दोस्त सही नहीं होते। आखिर में आपको पढ़ना है कि एडोलसेंस प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एडोलसेंस साइकोलॉजी की। जो माँ बाप हैं या टीचर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इस उम्र में बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है तो ज़्यादा मारपीट या स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते आप बच्चों के साथ में। और इस तरह की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि माँ बाप हैं या टीचर हैं वो बच्चों के साथ में दोस्त बन के रहें, ताकि बच्चे उनसे कोई भी बात छुपाए ना, और साथ में मिलके, टीचर हो या पेरेंट्स हो, वो साथ में मिलके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। दूसरा पॉइंट है कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो जो अडोलेसेंट है ना उसको अवेयर होना चाहिए कि ये क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी में। प्रॉपर गाइड मिलनी चाहिए पेरेंट्स से या टीचर से, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें, उन्हें पता लग सके कि क्या क्या सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडी में। तीसरा है प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम। टीनेजर्स के पास में बहुत सारा टाइम भी होता है, बहुत सारी एनर्जी भी होती है। अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ पर अगर उनकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है तो बहुत अच्छा है। आखिरी पॉइंट आप लोग नोट करो कि मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना है। बहुत से बच्चे इस उम्र में अपने मॉरल वैल्यूज़ को खो देते हैं और वो बदतमीज़ हो जाते हैं। और मॉरल वैल्यूज़ बहुत डिपेंड करती हैं उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनके टीचर्स के ऊपर, उनके गार्डियंस के ऊपर। पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करें बच्चों में, ताकि वो बच्चे बदतमीज़ ना बने। बच्चों को सही तरह से समझाना चाहिए कि उनका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस है उनके, और उनका जो सोशल सर्कल है ना, जो दोस्त हैं उनके, वो अच्छे होने चाहिए। फाइनली दोस्तों, आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन आईसीएसई के बाकी सारे चैप्टर्स देखने हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।